Hello, everyone. Today we are back with another amazing episode of our podcast where we talk about logical thinking, skeptical thinking, rationality, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में बिकॉज आज हम देख रहे हैं हमारे यूथ में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी परेशान करती हैं। आज के हमारे गेस्ट काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हैं क्योंकि आज हम पिछले 2 एपिसोड से काफ़ी ज़्यादा अलग बातें करेंगे बिकॉज टुडे वी टॉक अबाउट फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स इस तरह की चीज़ों के बारे में एंड दीज थिंग्स आर रियली वेरी एसेंशियल फॉर अस क्योंकि इस बार जो ये एपिसोड आ रहा है दिस इज द थर्ड एपिसोड तो पिछले 2 एपिसोड भी आप जाकर देख सकते हैं बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी अमेजिंग। आई गेस आपको अगर ये एपिसोड पसंद आता है तो वो भी काफी पसंद आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे गेस्ट हैं क्षितिज भैया एंड ही इज रियली मतलब उनकी वीडियोस मैंने अभी इंस्टाग्राम और मैंने फॉलो किया था उन्हें काफी टाइम पहले और तब से मैं वीडियोस देख रहा हूँ और इनकी वीडियोस में फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से तुम समझ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है इनके इंस्टाग्राम की और यूट्यूब की भी, तो जाकर फॉलो करो। और अब हम स्टार्ट करते हैं विथ अ स्मॉल इंट्रो। तो अब भैया आप अपना इंट्रो दीजिए बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अर्जुन फॉर इनवाइटिंग मी। और मेरे इंट्रोडक्शन में ऐसा कुछ खास नहीं है। नाम मेरा क्षितिज है, एस्ट्रो क्षितिज नाम से मैं अपने इंस्टाग्राम पे थोड़े वीडियोस वगैरह डालता रहता हूँ टू एक्सप्लेन साइंटिफिक थिंग्स, साइंस, थोड़ा बहुत कभी कभी फिलोसफिकल एनालिटिकल फिलोसफिकल चीज़ों के ऊपर बात करता हूँ। मेनली तो यही है, साइंस कम्युनिकेटर हूँ। मैंने अपनी मास्टर्स एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी में की थी, जिसमें मैंने पहले 1 साल आईआईटी कानपुर से रिसर्च की थी स्केलर फील्ड डार्क मैटर में, और उसके बाद टीएफआर के एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे अभी जो अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में डिस्टिंग्विश प्रोफेसर है, प्रोफेसर पंकज एस जोशी, उनके साथ मैंने अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज फ्रॉम नेकेड सिंगुलैरिटीज के ऊपर काम किया था। इसका ये मेरा रिसर्च बैकग्राउंड था। कुछ टाइम मैंने आइजर बरहमपुर में भी काम नाइस। किया था ऑन हैवी आयन कोलिशन। तो ये तो मेरा रिसर्च बैकग्राउंड रहा। अभी मैं फुल टाइम साइंस कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, तो ये बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। ओके, वेरी नाइस। नहीं, दिस इंट्रोडक्शन इज रियली वेरी वेटेज रखता है ये इंट्रोडक्शन भी। सो अब स्टार्ट करते हैं कुछ टॉपिक्स जो कि फिजिक्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बट स्टिल टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूँ जो कि शायद हमारे व्यूअर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। एंड एज मैं भी एस्ट्रोफिजिक्स में अपना कैरियर देख रहा हूँ इन फ्यूचर तो मेरे लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगी कि इफ समवन वांट्स टू इफ समवन एस्पायर्स टू बीइंग अ एस्ट्रोफिजिसिस्ट और एस्ट्रोफिजिक्स में वो रिसर्च परस्यू करना चाहता है तो क्या रोड मैप रहना चाहिए हमारा स्टार्टिंग से कि हम एस्ट्रोफिजिक्स का जो कैरियर है उसे कैसे परस्यू करते हैं। तो ये रोड मैप थोड़ा आप स्टार्टिंग से बताइए, लाइक ओके, 12th से लेकर। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने आई थिंक अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा बार आंसर किया है, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आंसर है। सबसे पहले तो 10th के एग्जैक्टली। बाद मैथ साइंस होना बहुत जरूरी है 11th-12th में। नाउ ऐसे लोग भी है जो बायोलॉजी लेके शिफ्ट हुए हैं, दैट इज पॉसिबल, लेकिन लाइफ बहुत हार्ड हो जाती है। तो अगर पता ही है कि एस्ट्रोफिजिक्स में जाना है, ऑलवेज बेटर कि हाँ, मैथ एग्जैक्टली। और साइंस लो, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। वो लेने के बाद 12th के बाद बेस्ट केस सिनारियो है बैचलर्स इन फिजिक्स। आजकल बीएस फिजिक्स हो गया 4 इयर्स का, मेरे टाइम पे तो 3 इयर्स प्रोग्राम हुआ करता था। वो कर लो, आइजर्स में आईआईएससी में इंटीग्रेटेड बीएसएमएस होता है, वो चीज कर लो। ये पहला स्टेप रहेगा। इसके लिए अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है जो अलग से इस सब में स्टडीज करवाते हैं। एंड वाइल यू आर डूइंग योर स्टडीज, तो क्योंकि अब ये 4 साल की प्रोग्राम में थोड़ा रिसर्च एक्सपीरियंस या डिजर्टेशन का होता ही है, सो ट्राई टू गो फॉर टॉपिक्स इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इसलिए फायदा ये होगा कि अभी मे बी इतनी मैथमेटिकल प्रोग्रेस नहीं होगी कि बहुत अच्छे से कर लो, लेकिन अगर इंटरेस्ट आ गया तो मैंने देखा बैचलर्स में ही बहुत सारे लोग पेपर पब्लिश करने लग जाते हैं, बहुत अच्छी डीप अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं जो लोग मास्टर्स के बाद भी नहीं कर पाते हैं। तो एक बार एक्सपोज करो। मैंने जब किया था तो मैंने ज्यादा नहीं लिटरेचर रिव्यू किया था अपने बैचलर्स के टाइम पे डार्क मैटर के ऊपर ही। मास्टर्स में फिर उसको थोड़ा और आगे लेवल पे किया। तो बैचलर्स करना जरूरी, उसमें रिसर्च एक्सपीरियंस लेना जरूरी है, प्रोफेसर्स को अंधाधुंध मेल करो यार, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है ये सारी चीजें। जब तक बल्कि मैं इनफैक्ट बताता हूँ, मेरे टाइम पे हम लोग जब दोस्त लोग बैठते थे तो बोला जाता था कि तुम्हें 1 साल में कम से कम 800 से 900 प्रोफेसर्स को मेल करना है, और हर एक मेल पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। तब जाके तुम्हारा कहीं चांस आता है अच्छा खासा कहीं किसी के साथ काम होने का। तो इतनी मेहनत, इतने कंटिन्यूअस 2-2 3-3 हफ्ते, मैं सारे दिन मिला के कह रहा हूँ, 2-2 3-3 हफ्ते केवल मेल मेल करने में ही देने पड़ते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। उसके बाद फिर मास्टर्स करनी होती है, उसके लिए जो भी रिस्पेक्टिव एग्जाम है, इंडिया में जैम होता है, जस्ट होता है। बाहर जाना तो उसके लिए अलग से एग्जाम है, वो देना होता है। उसके बाद पीएचडी है, पीएचडी के बाद चाहो तो सारे डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो या फिर पोस्ट डॉक करो। इंडिया में अगर लगना है तो नेट का एग्जाम देना पड़ेगा उसके लिए, तो पोस्ट डॉक कर सकते हो। बेटर तो यही रहता है कि पोस्ट डॉक, एक दो ओके। पोस्ट डॉक, और उसके बाद फिर लाइक किसी जगह पे पोजीशन पे लगो तो ज्यादा वो मिलता है, प्रायोरिटी मिलती है। तो बेसिक सा रोड मैप है, यही है।
ओके। ओके। सो पॉइंट ये है कि जैसे आपने बात की कि प्रोफेसर्स को मेल करने वाली चीज, तो हम उन प्रोफेसर्स का मेल निकालें कैसे? मतलब हम किन प्रोफेसर्स को चुने कि हमारी जो प्रोफाइल है वो अच्छी हो सके? और ऐसा भी होता है कि 800 से 900 प्रोफेसर को अब आप मेल कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि 800 से 900 में मुश्किल से ही किसी का रिप्लाई आता होगा एट द बैचलर्स लेवल, जब आप अपने बैचलर्स में रहते हैं, क्योंकि उस टाइम तो ऑब्वियसली कोई लोड नहीं होता। तो हम ऐसे मतलब मेल ढूंढे कहाँ से, बहुत प्रोफेसर्स को सिंपल कहाँ सा से तरीका ढूंढे? है। सबसे पहले तो ऐसा। ये एरिया फाइंड करो कि तुम्हें किस में रिसर्च करनी है। वो रिसर्च एरिया फाइंड करने के बाद आर्काइव पे जाओ या इंस्पायर हैब ओके। पे जाओ। इंस्पायर हैब पे जाने के बाद वो रिसर्च एरिया देखो और रीसेंट पब्लिकेशंस देखो। और रीसेंट पब्लिकेशन में देखो कौन कौन से ऑथर से जो काम कर रहे हैं। इंडिया के अंदर के भी बहुत सारे लोग आएंगे, इंडिया के बाहर के भी बहुत सारे लोग आएंगे। तो वहां से तुम्हें प्रोफेसर्स की लिस्ट मिल गई, लोगों की लिस्ट बन गई जिसके अंदर तुम काम कर सकते हो। वहां उनकी प्रोफाइल पे क्लिक करो, उनकी प्रोफाइल पे जाके ईमेल आईडी मिल जाएगी। कई बार लोग कॉलेज के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर सोच ही रखा है मुझे आईआईटी कानपुर में ही करना है, तो मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट आईआईटी कानपुर गूगल करूंगा, उसमें फिजिक्स डिपार्टमेंट एक फैकल्टी देखूंगा, उनका रिसर्च एरिया था। अपने टाइम पे मैं ये करता था कि मुझे इंस्पायर है और इन सब के बारे में ज्यादा पसंद पता नहीं था, लेकिन अभी मैं रिकमेंड करूंगा कि इंस्पायर है और ये सारी चीजें ज्यादा यूज करें। उसके बाद मतलब जब ईमेल आईडी वगैरह मिल जाए, तो उनको देखो ओके। कि वो उनका रीसेंट पब्लिकेशन किस पे है, रीसेंट एग्जैक्ट वर्क किस पे है। भले ही वो काम समझ में ना आए, लेकिन मेल लिखते टाइम पर्सनलाइज मेल होना बहुत जरूरी है। टेम्पलेटाइज मेल कभी नहीं करना है। टेम्पलेटाइज मेल वो प्रोफेसर देख के समझ जाते हैं, और वो फिर रिप्लाई करने वाले भी होंगे तो नहीं करेंगे रिप्लाई। तो पर्सनलाइज्ड मेल करना ज़रूरी है, उनको देख के ओके। समझना ज़रूरी है कि क्या लिखना है उसमें। और उसमें अपने आप को एक्सपर्ट मत बताओ, उसमें ये बताओ आई जस्ट नीड योर गाइडेंस, आप मुझे गाइड करो कि मुझे क्या-क्या एग्जैक्टली। करना है आगे। बहुत बेसिक्स है, उनको ये ऑनेस्टी पसंद आती है। कोई अगर बताएगा कि मैंने ये किया है, वो किया और मैं आके आपके साथ ये करना चाहता हूँ, किया भी होगा तो बेटर है कि अपने आप को टोन डाउन करके बताओ और जितना हो सके उतना हम्बल होके बताओ, तो हाँ। वो ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि वो प्रोफेसर है, उन्होंने बहुत तुर्रम खान देखे हुए हैं। तो हमारे कुछ भी अचीवमेंट लिखने से ऐसा कोई खास फर्क या नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली। सो इट्स बेटर टू बी हम्बल अबाउट इट। और फिर उन सब प्रोफेसर्स को मेल करो। इंडियन प्रोफेसर्स ज़्यादातर थोड़ा रिप्लाई नहीं करते हैं, उनके रेट कम होता है। बाहर के प्रोफेसर ज़्यादा रिप्लाई करते हैं। इनफैक्ट मुझे तो हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के रिप्लाईज ज़्यादा आते थे कंपेयर टू आईआईटीज। तो थोड़ा ये सीन रहता है, बट एनीवे यू स्टिल हैव टू बी वेरी ओके। कंसिस्टेंट। लगातार मेल करते रहो, करते करते रहो। किसी प्रोफेसर को मेल करो, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उनकी प्रोफाइल में, तो एक फॉलो अप मेल भेजो। और एक्सेप्टेंस चांस बहुत कम होता है, 1% से भी कम हम्म। होता है कई बार तो। लेकिन दैट्स व्हाई यू हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेल्स, एग्जैक्टली। क्योंकि हर कोई कर रहा है ये चीज। और ये ट्राई रखना है स्पैम नहीं करना है किसी प्रोफेसर को। हम्म। द लास्ट थिंग वांट इज टू गेट स्पैम्ड। तो स्पैम नहीं करना है। आराम से समझो उनकी प्रोफाइल को, टेलर करो मेल को और फिर भेजो। दैट्स द बेस्ट वे। मतलब एक पर्टिकुलर मैनर में मेल भेजना है, लाइक ऐसा नहीं कि एक्सीड ही कर दें कि उनको गुस्सा ही आ जाए हाँ, देख के मतलब कि बहुत भरा ज़्यादा पड़ा नहीं है, करना है, साथ में अपना ऐसा रेज़्यूमे कर। अटैच कर दो, स्टेटमेंट ऑफ और पर्पस और ये बेसिक चीज़ें अटैच कर दो। और उसमें मेल बहुत बड़ा नहीं लिखना है। मेल 3 पैराग्राफ का लिखना है। पहले पैराग्राफ में अपना इंट्रोडक्शन, दूसरे पैराग्राफ में मेल क्यों लिख रहे हो, और तीसरे पैराग्राफ में बेसिक लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग फॉर लाइक लुक हियरिंग फ्रॉम यू और ये सारी चीज़ें। ओके। सो मतलब ओवरऑल ये है कि मेल लिखने का तरीका मैटर करता है, और आप कैसे किस वे में मेल कर रहे हैं, दैट इज द ट्रू, ट्रू। पॉइंट ऑफ मैटर जो भी करता है। ओके भैया। नेक्स्ट थिंग इज कि लेट्स से कि अगर कोई बाहर से ही, लाइक किसी का है कि उसको एमएससी ही बाहर से परस्यू करनी है, तो उस पॉइंट पे ऐसे क्या एग्जाम्स हैं या कैसी कौन सी यूनिवर्सिटीज है जो बाहर हम अप्लाई कैसे देखो, कर इसमें सकते हैं सबसे ऐसे? बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आती है? जब हम लोग यूएस मार्किंग सिस्टम वाले में जाते हैं, मेरे टाइम पे आती थी जब 3 साल की डिग्री होती थी, तो उनके साथ हाँ। उनके टाइम पे उनके यहाँ पर 4 साल की बैचलर्स होती है फिजिक्स में, या जो भी फिजिक्स की बात करो, लेकिन केमिस्ट्री बायोलॉजी जो लेना है ले लो। जब 4 साल का उनका क्रेडिट क्रेडिट सिस्टम है, तो हमारा 3 साल का क्रेडिट सिस्टम उसमें फुलफिल नहीं कर पाता है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स को अब पहले क्या करना पड़ता था कि फिर 1 साल एमएससी का कंप्लीट करना पड़ता था इंडिया में ही। तो वो 3 साल की बीएससी प्लस 1 साल की एमएससी फिर वो अप्लाई करते थे, तो मिलता था उनको एडमिशन बाहर उस पढ़ने के लिए। अभी क्योंकि 4 साल की बैचलर्स होने लग गई, सो दैट्स अ गुड थिंग। वो 1 साल एमएससी में एडमिशन लेके फिर वो करने का प्रोसेस नहीं रहेगा। यूरोप जाना है तो यूरोप जाने का तो फिर तो थोड़ा सॉर्टेड है, क्योंकि उनका अपने जैसा ही सिस्टम है। अब उनका भी चेंज हो रहा है धीरे धीरे, बट यू स्पेशली लोग यूएसए और ऑस्ट्रेलिया और ये सारी जगह अप्लाई करते हैं। तो यहाँ तो भाई 4 साल की डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। सो आई वुड से कि पहले तो 4 साल की डिग्री करो। 4 साल की डिग्री नहीं है तो फिर ओके। 3 साल की डिग्री करके अप्लाई करते रहो, बट बहुत कम चांस है कि कोई अच्छा कॉलेज लेगा। फिर 1 साल के मास्टर्स करो
और उसके लिए जो इंडिया में जो एग्जाम देना पड़ता है वो तो है ही। बाहर जाने के लिए फिर तो जीआरई, आईएलटीएस, ये सारी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं। जीआरई फिजिक्स दे दो अगर देना है तो, जीआरई का अलग अलग आता है। हाँ, आईएल्ट्स तो वगैरह आई आइल्स गेस। वगैरह दे सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। मेरे दोस्त लोग तो बिना आइल्स हाँ। दिए भी गए हुए हैं, बट आइल्स देना ठीक है, थोड़ा प्रोफाइल को अच्छा कर देता है। अच्छा। तो इट्स बेटर कि आइल्स जैसे एग्जाम दे दे और थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर ओके। करे, जीआरई वगैरह देके अच्छे से प्रिपेयर करे। और नंबर अच्छे रखने हैं कॉलेज में, बिकॉज कम नंबर के साथ बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। तो रिसर्च पे फोकस करना है, एग्जाम पे भी फोकस करना है, और कॉलेज के मार्क्स पे भी फोकस करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अगर मान लीजिए कि आपके नंबर थोड़े से कम है, बट हाँ ये है कि आपने पेपर्स एक पर्टिकुलर अमाउंट में पेपर्स निकाले हुए हैं, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, रिसर्च प्रोफाइल अच्छी है, कॉलेज प्रोफाइल कम अच्छी है, उस पॉइंट पे क्या बिल्कुल चांसेस चांस होते होते हैं, हैं? लेकिन तुम्हें फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा उस केस के लिए, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। मतलब वही आई वही कैन पॉइंट है। नॉट इवन एम्फसाइज, हाँ। मैं ऐसे केस भी देखे हैं मतलब मेरे सीनियर्स में ही, जो कि डबल गोल्ड मेडलिस्ट रहे। मतलब बैचलर्स में गोल्ड मेडल मिला, मास्टर्स में गोल्ड मेडल मिला, पूरे यूनिवर्सिटी वाइज भी गोल्ड मेडल मिला, डबल गोल्ड मेडलिस्ट रहे। 3-3 रिसर्च पेपर निकाल रखे हैं, बड़े बड़े अच्छे लेवल के पेपर्स निकाल रखे हैं। 2 साल तक पीएचडी अप्लाई किया, कहीं नहीं मिला। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी नॉर्मल लोगों से नहीं, अच्छा आईआईटी के प्रोफेसर हो गए, टीएफआर के प्रोफेसर हो गए, इन सबसे। फिर भी 2 साल तक पीएचडी अप्लाई करने पे कहीं नहीं मिला। और ऐसे बहुत केस दिखे हैं मैंने, राइट। तो बात यह है कि कॉलेज का ओके। अच्छा होना बहुत जरूरी है, मतलब बहुत हेल्प, आई कैन नॉट इवन एम्फसाइज कि कॉलेज मार्क्स और एलओआर का अच्छा होना कितना हेल्प करता है। वो अच्छा नहीं है तो तुम्हें बहुत 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 ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रोफाइल लगनी, तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि सीन ये है कि हर साल अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स एग्जैक्टली। बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ पोजीशंस उतनी ही है। नंबर ऑफ पोजीशंस कैसे हाँ। डिपेंड करती है? यूनिवर्सिटीज जो होती है बेसिकली वही सब तो लेती है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स रहते हैं वही सब तो एडमिशन देते हैं। और वो तो ऐसे बढ़ नहीं रहे, वो तो ऐसे कॉर्पोरेट की तरह है नहीं कि हर साल कुछ नए नए खुलते जाएंगे। वो तो जो लिमिटेड है, साल में मुश्किल से कोई एक खुल गया, वो भी बहुत मुश्किल से होता है ऐसे। तो वो पोजीशंस लिमिटेड है, कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है। तो उन्हीं पर्टिकुलर पोजीशंस के लिए इतने सारे एप्लीकेंट्स, यू हैव टू बी। अब उसमें एग्जैक्टली। सोचो इंडिया से ही कोई आईआईएससी से अप्लाई कर रहा होगा, जो कि अपने क्लास में 9 पॉइंटर पे भी रहा होगा, वो आईआईएससी के या फिर हार्वर्ड के किसी प्रोफेसर के साथ काम कर रहा होगा। और यहाँ पर मैं किसी प्राइवेट कॉलेज से हूँ या फिर नॉर्मल छोटे मोटे गवर्नमेंट कॉलेज से हूँ, और मेरे सीजीपीए भी थोड़े कम है, रिसर्च मैंने 2-3 पेपर पब्लिश कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे चांसेस बहुत कम है। आईआईएससी वाले के ही चांसेस होंगे। ओके, प्रायोरिटी तो ऑब्वियसली उसको ही मिलेगी जो एग्जैक्टली, हम उस लोग भी लेवल पे बैठा सिलेक्शन हुआ है कमेटी में होंगे अभी तो हम से लोग ही, भी वही करेंगे। बैचलर्स में ही वो होगा। पर्सन कोई इतना बड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाल के आया, सब हाँ, करके आया। सो एग्जैक्ट। दिस इज द हार्ड रियलिटी कि ऐसा सीन रहता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने मार्क्स मेंटेन करो और अच्छे से रिसर्च एग्जैक्टली। एक्सपोजर लो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कि आप कैसे एस्ट्रोफिजिक्स को एज अ कैरियर परस्यू करेंगे इन फ्यूचर। और अब हम अपने मेन क्वेश्चंस वगैरह पे स्टार्ट करते हैं, अपने जो मेन टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं उस पर स्टार्ट करते हैं। तो एज आपका जो बैकग्राउंड है, आपने रिसर्च भी डार्क मैटर में की है, तो हम डार्क मैटर से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज दैट इज द पार्ट कि जहाँ पर काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, काफी सारे लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे बिलीव करते रहते हैं कि ये होता है वो होता है। तो हम आज एक ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं कि व्हाट इज डार्क मैटर। हम इसी से स्टार्ट करते हैं कि ठीक है, व्हाट इज डार्क मैटर। बहुत ही बेसिक टर्म में कि यूनिवर्स में जितना मैटर होना चाहिए, हम लोगों को कुछ ऐसा एविडेंस मिल रहे थे कि उससे ज़्यादा मैटर है। कैसे टाइप के एविडेंस? उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की इफेक्ट हम लोग देख पा रहे थे। अब वो ग्रेविटेशनल लेंसिंग के थ्रू, रोटेशनल कर, वो सब मैं नहीं बताऊंगा, बट इन वेरी लेमन टर्म हम लोग को उसके ग्रेविटेशन इफेक्ट दिख रहे थे, लेकिन वो मैटर नहीं दिख रहा था। तो ये कैसे हो सकता है कि कोई मैटर एग्जिस्ट कर रहा है, दिख नहीं रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट हम लोगों को दिख रहा है कि भाई यहाँ पर तो ग्रेविटी दिख रही है उस चीज़ की। उस चीज को हम लोग डार्क मैटर कहते हैं, बिकॉज वो मैटर दिखता नहीं, तो हेंस द वर्ड डार्क मैटर। फ्रिट्जुकी ने इसको सबसे पहले डार्क मैटर की थ्योरी दी थी। बेसिकली वो क्या करना चाह रहे थे कि बहुत सारे गैलेक्सीज के मास को कैलकुलेट करना चाह रहे थे। उसके लिए 2 मेथड्स निकाले थे उन्होंने। एक तो जितनी लाइट आ रही है ल्यूमिनोसिटी के बेसिस पे उसका मास निकालना, और दूसरा तरीका उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कि जितनी टोटल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं वो उसके गैलेक्सीज की। अब वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी मास पे डिपेंडेंट रहती है, क्योंकि वो ग्रेविटी इंक्लूड कर, पोटेंशियल एनर्जी अपने में ग्रेविटी इंक्लूड कर लेती है, तो ग्रेविटी फिर मास पे डिपेंडेंट। तो ये जो दूसरा मेथड है ये मास डिपेंडेंट है। जब उन्होंने दोनों मेथड से मास निकाला तो ल्यूमिनोसिटी में मास बहुत कम आ रहा था, बहुत कम मतलब 2 ऑर्डर में कम आ रहा था, मतलब 100 ऑर्डर में कम आना बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो ये तो समझ गए कि कोई ऐसा मैटर है जो अकाउंट नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने इसको डार्क मैटर नाम दिया और बोला कि ये तो मतलब कुछ डार्क मैटर जैसे जैसी चीजें हैं।
उस टाइम लोगों ने उनको सटकाया हुआ माना, बोला ऐसा कुछ भी बोल रहा है, बुढ़िया गया है ये तो, कुछ भी बोल रहा है। लेकिन फिर वीरा रूबिन ने अपने कुछ लाइक कलीग्स के साथ ये देखा कि जो गैलेक्सीज रोटेट करती है वो न्यूटोनियन ग्रेविटी फॉलो नहीं कर रही है। मतलब कि न्यूटोनियन ग्रेविटी क्या कहती है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर होता है, तो मतलब डिस्टेंस बढ़ती हम्म, जाएगी तो आर या आर स्क्वायर के रेट पे वो फोर्स कम होना चाहिए, राइट। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था, डिस्टेंस हाँ, बढ़ती जा रही थी और फोर्स कांस्टेंट होता जा रहा था, कांस्टेंट था एकदम गैलेक्सी से जैसे जैसे दूर जाएंगे। तो या ओके, तो न्यूटोनियन ग्रेविटी गलत है, या तो फिर ऐसी कोई ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रही है जिसको हम लोग देख नहीं या पा रहे किसी मैटर की वजह से। तो उन्होंने फिर फर्दर डार्क मैटर या फिर डिटेक्ट नहीं कर मॉडिफाइड पा रहे ग्रेविटी हैं। थ्योरी दी थी। तो डार्क मैटर अभी तक ऐसा नहीं कि डार्क मैटर ही थ्योरी है, देर इज अ स्मॉल चांस कि ग्रेविटी अलग स्केल अलग तरीके ओके, से काम कर सकती है ऑन अ लार्ज स्केल। इसी को समझने के लिए 300 से ज्यादा मॉडल्स है। एग्जैक्टली भी, या इट्स जस्ट अ प्रेडिक्शन, या कि कुछ एग्जिस्ट कर सकता है, हाँ, कुछ मतलब एग्जिस्ट करता साइंटिफिक होगा, प्रेडिक्शन, बट वी आर नॉट सो साइंटिफिक श्योर अबाउट प्रेडिक्शन दैट। है, बहुत अच्छे से हाँ, चीज़ों को साइंटिफिक एक्सप्लेन कर रही है। प्रेडिक्शन। डार्क मैटर के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि वो यूनिवर्स की इवोल्यूशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो डार्क मैटर के फेवर में मैं खुद भी हूँ, बट ओके, हाँ, ग्रेविटी का या चांस खत्म नहीं हुआ है, मॉडिफाइड ग्रेविटी का, देयर इज अ स्टिल चांस फॉर दैट। एग्जैक्टली, हाँ। हमने कई बार ये चीजें देखी हैं, मतलब ये कहा जाता है कि लाइक आइंस्टाइन की जो फील्ड इक्वेशन, आइंस्टाइन ने जो इक्वेशंस दी थी, बेसिकली उसमें एक कांस्टेंट उन्होंने ऐड किया था। दैट इज एन अननोन कांस्टेंट, जो कि स्टार्टिंग में कुछ दिक्कत आने की वजह से उन्होंने वो कांस्टेंट ऐड कर दिया था। तो दैट कांस्टेंट आल्सो रिलेटेड टू डार्क मैटर, नहीं, वो आई गेस, डार्क एनर्जी से थोड़ा बहुत ज़्यादा कि उन्होंने रिलेटेड है। कुछ, जो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, वो हम लोग हाँ, हबल डार्क कांस्टेंट एनर्जी, की बात कर रहे एग्जैक्टली। हैं, जिसको आज के टाइम में हम लोग हबल हम्म, पैरामीटर बोलते हैं। हबल पैरामीटर इसलिए बोलते हैं बिकॉज़ नाउ वी नो कि यूनिवर्स के इवोल्यूशन के हाँ, साथ-साथ हबल वो पैरामीटर। कांस्टेंट जो है वो चेंज हो रहा है। तो अगर कोई चेंज ही हो रहा है तो बाय डेफिनिशन ही वो कांस्टेंट नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई हम लोग उसे हबल पैरामीटर बोलने लग गए। आइंस्टाइन ने जब वो दिया था तो आइंस्टाइन ने तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए वो डाला ओके, था और फिर उन्होंने उसको अपनी लाइफ का सबसे बड़ा ब्लंडर बोला था। हाँ लेकिन फिर है, बाद में एडविन हबल ने जब देखा कि यूनिवर्स सही में एक्सपैंड ओके, कर रहा है तो उन्होंने जस्टिफाई किया कि जो हबल कांस्टेंट ढूंढना है ये सही है एकदम, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो वो जो हबल कांस्टेंट है वो यूनिवर्स के एक्सपेंशन से रिलेटेड है। हाँ, उस टाइम में, हाँ, दैट इज, हाँ, हाँ, उस टाइम पे उन्हें लगा था कि दैट इज नॉट करेक्ट, बट हाँ, बाद में हम्म। हबल ने तो किया ही था। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डार्क मैटर। जिन लोगों को लाइक काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कॉम्प्लेक्स टर्म सुनने के बाद उनके लिए जो इजी चीजें होती हैं वो भी हार्ड हो जाती हैं। तो यहाँ पर भैया ने काफी ज्यादा इजीली ये एक्सप्लेन किया कि डार्क मैटर क्या होता है, डार्क एनर्जी, और डार्क मैटर से डार्क एनर्जी कैसे एसोसिएटेड है, ये भी बताइए थोड़ा, कि डार्क एनर्जी एंड डार्क तो मैटर पहले आर तो डार्क एसोसिएटेड, मैटर और हाउ डार्क एनर्जी एसोसिएटेड दे आर नहीं है। एसोसिएटेड विद ईच अदर। मतलब किसी भी तरीके से एनर्जी, दे आर वेरी ओके, टू, कोई रिलेशन नहीं लाइक है। कोई मतलब रिलेशन नहीं है। द ओनली थिंग कॉमन इन देम इज कि इन दोनों के नाम ओके, में कोई डार्क आता रिलेशन है। नहीं। इसके अलावा कोई कॉमन चीज नहीं है। एग्जैक्टली, यही चीजें लोगों के माइंड में होती है कि डार्क मैटर से डार्क एनर्जी आती है। काफी सारी जगह मैं लोगों को बोलते भी सुना है कि डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी आर रिलेटेड टू ईच अदर। सो दिस इज द हम्म। थिंग जो कि क्लियर होनी चाहिए कि दोनों में डिफरेंस बेसिकली क्या है। डार्क एनर्जी एक ऐसा फोर्स है जो कि यूनिवर्स को एक्सपैंड कर रहा है, और सिर्फ एक्सपैंड नहीं कर रहा है, उसके एक्सपेंशन को एक्सेलरेट कर रहा है। तो यूनिवर्स सिर्फ फैल नहीं रहा है, उसकी फैलने की स्पीड ओके, बढ़ती जा रही है। अब सीधी सी बात है, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है जिसकी वजह से यूनिवर्स लगातार फैलते जा रहा है? तो एक हाइपोथेसिस है कि डार्क एनर्जी हो सकती है। मैंने हाइपोथेसिस बोला इस चीज को, हाइपोथेसिस और थ्योरी में बहुत डिफरेंस होता है। थ्योरी मतलब एक वेल स्टेब्लिश्ड ओके, चीज होती है कि ये तो ऐसा ही होता है। अब देखो, ग्रेविटी भी रिपल्सिव हो सकती है, तो एक रिपल्सिव नेचर ऑफ ग्रेविटी भी एक्सप्लेन कर सकता है कि यूनिवर्स एक्सपैंड क्यों कर रही है। पूरी तरीके से डार्क एनर्जी की हर एक चीज की एक्सप्लेन नहीं करता है, बट अगर मैटर जो होता है, कोई भी एनर्जी रहती है, वो बहुत ही यूनिफॉर्मली होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ओवर स्पेस, तो एक रिपल्सिव इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्रिएट करती है जो कि यूनिवर्स को फर्दर एक्सपैंड करती है। तो एक एक्सप्लेनेशन वो हो सकता है यूनिवर्स के एक्सपेंशन का। लेकिन एग्जैक्टली, अभी डार्क एनर्जी एक मिस्टीरियस चीज है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ डार्क एनर्जी का, उसको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग तरीके, एफ क्यू ग्रेविटी एक तरीका है और अलग अलग चीजें हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि हिग्स एग्जैक्ट फील्ड की मदद से जो लोग डार्क एनर्जी को एक्सप्लेन करते हैं, कि आइडिया ये है कि हिग्स फील्ड हम लोगों को मास स्पीड, दे रहा है, पूरा यूनिवर्स हिग्स फील्ड से भरा हुआ है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बहुत बाहर कोई ऐसा रीजन है जहां पर हिग्स फील्ड की डेंसिटी, मतलब जो डेंसिटी है वो बहुत ही कम है। और हमारा जो यूनिवर्स है इसमें हिग्स फील्ड का कंसंट्रेशन और डेंसिटी बहुत ज्यादा है। हमको ये पता है कि एनर्जी हमेशा बहुत हायर ज्यादा है। पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करती है। तो बिकॉज वहां पर हिग्स फील्ड का लोअर पोटेंशियल है, तो इतना सारा, और क्योंकि हिग्स फील्ड जो है यूनिवर्स में एम्बेडेड है, यूनिवर्स में बंधा हुआ है, मतलब यूनिवर्स का ही पार्ट है वो, तो हिग्स फील्ड वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फैल रहा है, तो उसकी वजह से यूनिवर्स इटसेल्फ फैल रहा है। एंड अगेन वन ऑफ द थ्योरी, वन ऑफ द हाइपोथेसिस, प्रूवन नहीं है ये चीज।
ओके, दिस इज ऑल अबाउट डार्क एनर्जी, डार्क मैटर। आई गेस आप लोगों को भी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से ये चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट चीज जो मैं पूछना चाहता हूँ कि आई हैव दिस क्वेश्चन इन माय माइंड कि वी नो अबाउट बिग बैंग, ओके, बट देयर इज आल्सो अ थ्योरी ऑफ बिग क्रंच। सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन द थ्योरी ऑफ बिग क्रंच? बिग क्रंच क्या चीज है? कुछ एक्सप्लेन करना और फर्स्ट चाहेंगे यू आप सेड अगर बिग बिग बैंग ना, क्रंच के बारे में? तो बिग बैंग या और बिग बिग बैंग। क्रंच दोनों बहुत ही अलग चीज है। बिग बैंग तो यूनिवर्स के ओरिजिन को बताता है, हाँ। बिग क्रंच यूनिवर्स के एंड को बताता है। ओके। ठीक है, आई थिंक वी इफ वी हैव टू ड्रॉ एग्जैक्टली। पैरेलल देन वी हैव टू से बिग क्रंच एंड बिग चिल, राइट? बिकॉज बिग बैंग इज अ ओके। टोटली, वो तो यूनिवर्स के बर्थ का फिनोमेना है। सो कोई अगर बिग क्रंच में बिलीव कर रहा है तो वो बिग बैंग में ओके। भी बिलीव कर सकता है, लेकिन अगर कोई बिग चिल में बिलीव कर रहा है तो बिग क्रंच हम्म। में बिलीव नहीं कर सकता, राइट? सो लेकिन फिर भी ओके। सिंस यू आस्क्ड अबाउट बिग बैंग, तो एक नॉर्मल सा डेफिनेशन है कि वो एक लाइक एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन बोलना भी गलत है, इम्प्लोजन, वो इम्प्लोजन जिसके बाद यूनिवर्स बना, उसको हम लोग बिग बैंग हाँ। कहते हैं। अब यूनिवर्स लगातार फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है, और एक्सेलरेट भी हो रहा है, बट देर आर सर्टेन थ्योरी इन जनरल रिलेटिविटी जो ये प्रेडिक्ट करती है कि एक टाइम के बाद ये फोर्स कम होगा, यूनिवर्स फिर धीरे धीरे कोलैप्स करता जाएगा और टकरा जाएगा, एकदम से एक छोटे सिंगुलैरिटी में फिर से टकरा जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं बिग क्रंच। बिग चिल ऑन दी अदर हैंड होता है कि यूनिवर्स क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है तो ये लगातार करता जाएगा और यूनिवर्स एक हीट डेथ में मर जाएगा। हीट डेथ मतलब कि सारे एटम, सारी चीजें बहुत दूर चली जाएगी, एंट्रोपी एकदम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, यूनिवर्स में कोई भी डिसऑर्डर ज्यादा रहेगा नहीं, मतलब डिसऑर्डर बहुत ज्यादा रहेगा, ऑर्डर ज्यादा रहेगा नहीं। तो ये चीज बिग चिल है। ऑर्डर नाउ द ज्यादा थिंग इज रहेगा। कि लाइक रॉजर पेनरोज जो है वो साइक्लिक यूनिवर्स के ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं, कन्फॉर्मल साइक्लिक यूनिवर्स, इफ आई एम नॉट सेइंग रॉन्ग, मुझे एक बार वो भी देखना पड़ेगा। उनका ये मानना है कि यूनिवर्स बना, फिर उसके बाद बड़ा हुआ, फिर आया, फिर बड़ा, इसलिए साइक्लिक वो है। उनके अलग रैशनल इसके पीछे, मैं अभी बहुत ज्यादा ओके। पढ़ा नहीं मैंने उसके बारे में एक्चुअली। ये यूनिवर्स एक्सपेंशन इन्फ्लेशन मेरी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज इतनी ज्यादा है भी नहीं, लेकिन स्टिल लाइक ये जो आइडिया है, तो बेसिकली देयर आर सो ओके। मेनी आइडियाज। तो अभी तक कुछ भी प्रूवन नहीं है कि बिग बैंग ही आई गेस हुआ था। बिग बैंग के लेके भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो बिग बैंग भी ऐसे सच कोई बहुत प्रूवन नहीं है। एग्जैक्टली, दीज थिंग्स आर कि हम मैक्सिमम जो चीजें लाइक आ रही हैं हमारे पास, जो मैक्सिमम उसके कॉन्सिक्वेंस आ रहे हैं, हम उसको देखकर ये चीज करते हैं कि ठीक है, इससे ये ज्यादा रिलेट हो रहा है तो हम उसको मान लेते हैं। स्टीफन हॉकिंग्स ने भी जब दिया था अपना बिग बैंग, तो उस टाइम पे भी काफी सारी ऐसी थ्योरीज थी जो बिग बैंग को कह रही थी कि ये सही नहीं है। आज भी ऐसे ही, अभी आपने देखा होगा जब जे मतलब एक डब्ल्यू एक, एस टी एक का सिंपल आया अपना, करेक्शन है, तो उसमें भी कई सारी उन्होंने स्टीफन गैलेक्सीज हॉकिंस ने थी। मतलब मेनली ब्लैक होल्स और हाँ। इन सब के ऊपर ही काम किया हुआ है, मतलब मैटर डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब। बिग बैंग के ऊपर ऐसा कोई उनका प्रोफाउंड काम नहीं है। लाइक ओके, बिग बैंग मतलब उस टाइम पे उन्होंने कुछ तो लाइक थोड़ी थोड़ी चीजें दी थी, लाइक अगर आप उसमें देखें ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में थोड़ा देखो, बहुत ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वहां पर टाइम में एक्सप्लेन उन्होंने है। इन्फॉर्मेशन दी थी, लाइक बट दैट डजंट मीन कि उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन खोजी थी। मतलब मैं भी हाँ। कोई अगर बुक लिखूंगा पार्टिकल फिजिक्स में, तो हो हाँ सकता है एग्जैक्टली, उसमें ये भी दो कह पेज सकते हैं। मेरी रिसर्च हो, लेकिन हाँ। बचे हुए 98 पेज तो ऑलरेडी जो प्री डिफाइंड चीज है मैं वो चीज लिखूंगा, रेफरेंसेस। राइट? तो वो मतलब उनका खोजने में हाँ नहीं हाँ। आएगा, क्योंकि बिग ओके। जो स्टीफन हॉकिंस का मेन काम था वो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइक ग्रेविटी के ऊपर थोड़ा उन्होंने बाद में काम किया था, बाकी ब्लैक होल्स के ऊपर उनका काम था, हॉकिंग रेडिएशन और ये सब, ग्रेविटी के ऊपर उनका ज्यादा काम था, ब्लैक होल्स और ये सारी चीजें। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। लाइक अभी मेरी नॉलेज तो लाइक आपके सामने भी मेरी नॉलेज बहुत कम है, बिकॉज अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है। मैंने थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पढ़ी है, लाइक मैंने मुझे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग मिल गई हम्म। थी इन क्लास 9th, मिली थी। बट मैंने, ऑब्वियस है कि मैंने 9th में और 10th में जब थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पढ़ी थी तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। बस मैंने पढ़ लिया था इन द इंटरेस्ट की, ठीक है साइंटिस्ट बनना है तो पढ़ लेते हैं, फिजिसिस्ट बनना है तो पढ़ लेते हैं। बट अभी जब मैं अपने बैचलर्स में आया तब मैंने थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को दोबारा पढ़ा। तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, लाइक मैं इसको 20 to 30% तब भी हाँ। समझ पा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पढ़ा, उसके बाद उसी से होकर फिर स्टीफन हॉकिंस की कुछ लाइक ब्लैक होल्स के ऊपर एक बुक है, दैट एडिटर इज डिफरेंट, बट हाँ स्टीफन हॉकिंस की बातों पर उसने लिखा था, लेक्चर्स पे लिखा था। तो ये सब बुक्स मैंने पढ़ी। बट अभी भी मेरी नॉलेज इतनी नहीं है कि मैं एज अ डिबेट किसी चीज में पार्टिसिपेट कर सकूं। सो अभी इस टाइम पे हम सब नॉलेज नॉलेज एक्वायर एक्वायर ही कर कर रहे हैं, रहा ये हूँ। तो मतलब तो कभी खत्म होने वाला दैट, प्रोसेस है ही नहीं। हाँ दैट इज द पॉइंट। हाँ। हाँ, एंड होने वाला प्रोसेस ही नहीं है, वी आर हम्म। लर्निंग ऑल ऑल द वे। ओके।
सो नेक्स्ट थिंग जो मैं पूछना चाहता हूँ दैट इज व्हाट इज क्वांटम ग्रेविटी। लाइक मैं हमेशा से इस चीज पर रहता हूँ कि लाइक मैं अभी से कुछ टाइम पहले भी ये बात सोचता था कि अगर लेट से किसी टाइम पर कोई इंसान क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स को यूनाइट कर देता है, तो ही इज द वन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जिसे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, बिकॉज इट इज द थिंग दैट इज नीडेड और दैट इज लाइक बहुत ज्यादा वो है। तो क्वांटम ओके, ग्रेविटी का तो पहले तो कॉन्सेप्ट मैं ये क्या है? बोलूंगा कि अगर किसी इंसान ने क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को यूनिफाई भी कर दिया तो उसको नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। नोबेल प्राइज उसको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि थ्योरीज तो स्ट्रिंग थ्योरी करती है यूनिफाई। हाँ स्ट्रिंग थ्योरी के ऊपर किसी को नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला बिकॉज इट्स नॉट ए प्रूवन साइंस। सो नोबेल प्राइज उनको नहीं मिलता है जो थियोरेटिकली कोई बहुत बड़ा काम कर देते हैं। हाँ, हाँ, प्रूवन साइंस नहीं, राइट। तो दैट इज द पॉइंट। हाँ नोबेल ओके। प्राइज उनको मिलता है जो जो चीज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशनली वेरीफाई हो जाए कि ये अब रियलिटी है। देयर इज अ रीजन कि बहुत सारे लेजेंडरी स्टीफन हॉकिंस को कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला। स्टीफन हॉकिंस ने तो बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया हॉकिंग रेडिएशन इंफॉर्मेशन का क्या है, बहुत सारी चीजें। मतलब स्ट्रिंग स्ट्रिंग थ्योरी थ्योरी को नहीं था उनका या काम, उनका इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स और ये सब था, आईपीआर और ये सारी चीजें थी, लेकिन उनको तो कभी नोबेल प्राइज मिला नहीं। स्ट्रिंग थ्योरी वाले तो ये आ जाते हैं, लेनर्ड सस्किंड हो गए, फिर हमारे इंडिया के ही हो गए, अशोक सेन हो गए, ये सारे लोग हो गए। इन लोगों ने बहुत लेजेंडरी पायनियरिंग काम किए हुए, मीचो का कोई सब, लेकिन इन लोगों को नोबेल प्राइज नहीं मिला बिकॉज नाउ डेज स्ट्रिंग थ्योरी को लोग ज्यादा साइंस कंसिडर करते भी नहीं है। इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल गेम, मतलब मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट ही कर रहा है। तो डज दो साइंटिफिक अप्रोच का डेफिनेशन में ही एक लास्ट चीज आती है कि तुम उसको किसी एक्सपेरिमेंट, किसी ऑब्जर्वेशन या किसी भी तरीके से प्रूव कर सको कि जो तुम्हारी हाइपोथेसिस है वो राइट है। जब तक तुम वो चीज नहीं कर पा रहे हो तब तक वो साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं है, और जब तक वो साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ नोबेल प्राइज फॉर दैट, डजंट मैटर हाउ रिवोल्यूशनाइजिंग योर वर्क इज। नहीं मतलब मतलब हाँ, अगर एक्सपेरिमेंटली कर देता है देन राइट, हो सकता है नोबेल प्राइज मिल तो सकता है, अगर थ्योरीज हमारे पास एक्सपेरिमेंटली है कर दे। उनको यूनिफाई करने के लिए, लेकिन उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना वायबल हाँ, नहीं है। थ्योरीज तो ऑलरेडी है एग्जैक्टली। स्ट्रिंग थ्योरी के लिए बोला जाता है कि मिल्की वे हम्म। जितना बड़ा हमको पार्टिकल एक्सीलरेटर बनाना पड़ेगा उस चीज को प्रूव करने के लिए, राइट। सो बिल्कुल भी वायबल नहीं है ये सारी चीजें। सो पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि लाइक यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स डजंट इम्प्लाई अ नोबेल प्राइज, इट इम्प्लाइज वन ऑफ द थ्योरी जिसको अगर प्रूव कर दिया सो इट्स गोइंग टू बी अ बिग थिंग, देन इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ह्यूज थिंग। दूसरी चीज ये बोलूंगा कि क्वांटम ग्रेविटी एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा कंटेक्स्ट देता हूँ इस बारे में। बेसिकली एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में सबसे पहले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देते देते फिर उन्होंने आगे जाके जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर काम किया था। जनरल थ्योरी ऑफ, क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एज द नेम सजेस्ट एक बहुत ही स्पेशल केस था। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के टाइम उन्होंने 1915 में दिया था, जिसमें आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन दी थी, और उन्होंने आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन की मदद से पूरा ये बताया था कि स्पेस टाइम कैसे बिहेव करता है मैटर और एनर्जी के इन्फ्लुएंस में। ये उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड स्कोपिक वर्ल्ड कैसे काम कर रहा है। बट एट द सेम टाइम वो ये वही टाइम था ओके। जब क्वांटम मैकेनिक्स भी डेवलप हो रहा था। क्वांटम मैकेनिक्स के इनफैक्ट फाउंडिंग फादर ही मैक्स प्लैंक और एल्बर्ट आइंस्टाइन थे। तो लोग, ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को क्वांटम मैकेनिक्स समझ में नहीं आती थी, नहीं। एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज वन ऑफ द मोस्ट पायनियरिंग पर्सन इन द फील्ड ऑफ क्वांटम एग्जैक्टली। मैकेनिक्स, बस वो उसको ट्रू पिक्चर ऑफ रियलिटी नहीं मानते थे। दैट वाज अ डिफरेंट केस। तो एनीवे, उसी टाइम क्वांटम मैकेनिक्स भी निकल आई, एंड क्वांटम मैकेनिक्स वाज वेरी सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग ऑल द बिहेवियर इन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से कितने सारे प्रिडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीज ग्रेविटी के ऊपर एग्री नहीं कर रही थी, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि ग्रेविटी इज अ फोर्स जिसका फोर्स कैरियर पार्टिकल होना चाहिए ग्रेविटॉन, जो कि हम लोगों ने आज तक डिस्कवर नहीं किया है। सो इट्स स्टिल एन हाइपोथेसिस। एट द सेम टाइम जनरल रिलेटिविटी कहती है कि ग्रेविटी फोर्स ही नहीं है, ग्रेविटी इज अ डिस्टॉर्शन इन स्पेस एंड टाइम। तो दो थ्योरी ही अलग चीज के ऊपर बात कर रही है। इसको यूनाइट करने के लिए दो अप्रोचेस आई, एक आई स्ट्रिंग थ्योरी और एक आई क्वांटम ग्रेविटी। स्ट्रिंग थ्योरी बहुत ही पॉपुलर हुई, बहुत लोग अभी भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी का कोई एंड रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्वांटम ग्रेविटी का भी अभी तक कोई एंड रिजल्ट नहीं आया, लेकिन क्वांटम ग्रेविटी कंपेयर टू स्ट्रिंग थ्योरी थोड़ा न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है, और स्ट्रिंग थ्योरी क्वांटम ग्रेविटी के ऊपर काफी लोग काम कर रहे हैं। अभी ये फील्ड एक्सपोजर में आ रही है धीरे धीरे। वर्ड बहुत फेमस है, लेकिन लोग अभी उसके ऊपर और स्टडी कर रहे हैं। मैं खुद एक्सपर्ट नहीं हूँ क्वांटम ग्रेविटी का, क्योंकि क्वांटम ग्रेविटी के लिए तुम्हें क्वांटम फील्ड थ्योरी बहुत एडवांस पे करना पड़ता है, जीआर करना पड़ता है। मैंने इंडिपेंडेंटली किया हुआ है, पार्टिकल फिजिक्स में थोड़ा ये सब यूज किया हुआ है, लेकिन क्वांटम ग्रेविटी एज सच मैंने अभी तक स्टडी नहीं की है, तो मैं उसके बारे में बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगा। लेकिन व्हाट आई वुड से कि क्वांटम ग्रेविटी एक बहुत ही अच्छा अप्रोच है कि किस तरीके से ये दोनों थ्योरीज साथ में काम कर सकती है। मैं बहुत ही
ऊपर-ऊपर से बात कर रहा हूँ इसमें, मैं 7 बहुत का। डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें फिर अलग-अलग क्वांटम ग्रेविटी में भी फिर अलग-अलग अप्रोच आ जाती है, क्यूबिट्स कुछ करके होता है, स्पेस टाइम क्यूबिट्स का बना हुआ एग्ज़ैक्टली। है, टेट्राहेड्रोनिक ये क्यूबिट्स। सब चीज़ें ऐसी हैं कि आप डीप में जाते जाएँगे, एग्ज़ैक्टली। हाँ, तो इन अ एग्ज़ैक्टली नटशेल हाँ, काफ़ी ज़्यादा डीप हुँ, है कि आप करते जाएँगे वो आता एग्ज़ैक्टली। सो इन अ जाएगा, हाँ, नटशेल यही था क्वांटम ग्रेविटी का जो एग्ज़ैक्ट कॉन्टेक्स्ट था। ओके। अब यहाँ पे जनरल रिलेटिविटी से मेरे माइंड में एक क्वेश्चन और आया जो कि मैंने अपने माइंड में रखा था कि आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, बट मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई गेस आपका भी हो सकता है कि व्हाई नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं मिला फॉर स्पेशल रिलेटिविटी एंड जनरल रिलेटिविटी? क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि दैट इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ और काफ़ी ज़्यादा टर्निंग पॉइंट ऑफ फिज़िक्स भी था वो चीज़। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो रिलेटिविटी के ऊपर नोबेल प्राइज़ मिलने पे देयर वाज़ वन पर्टिकुलर पर्सन, लेनर्ड ही नाम था उनका शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो हाँ, तो हाँ, वो बहुत लेनार्ड ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर एग्ज़ैक्टली। रहे थे नोबेल कमिटी को कि उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ ये थी कि जनरल रिलेटिविटी और स्पेशल रिलेटिविटी, जनरल रिलेटिविटी का प्रूफ हम लोगों को तब मिला था जब आर्थर एडिंगटन जो थे, आर्थर एडिंगटन ने वो सोलर एक्लिप्स वाला किया एक्लिप्स था, उसके बाद हमको प्रूफ मिला एक्लिप्स था उस चीज़ का। अब उसमें सीन ये एस्ट्रोनॉमर। था कि उस टाइम भी बहुत डिबेट चलते थे उस आइडियाज़ में, कि ये प्योर साइंटिफिक चीज़ है कि नहीं, ये कोइंसिडेंस है तो नहीं। तो यस, देयर वाज़ सम काइंड ऑफ बायस जिसकी वजह से वो अफेक्ट करता है, लेकिन उससे वो एक बायस नहीं था। बात ये है कि उस टाइम इतना वेल एक्सेप्ट लोग कर नहीं पा रहे थे उस चीज़ को। उसके बाद भी कई सालों तक हम लोग जनरल रिलेटिविटी को अलग-अलग तरीके से प्रूव करते हैं। हम लोग बस प्रूव करते जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल वेव की मदद से प्रूव किए, तो हम लोगों ने इस लेवल पे प्रूव कर लिया कि आज हम लोग मान के चलते हैं कि भैया ये तो सच है, राइट? ऑन द अदर हैंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसी चीज़ थी जिसको एग्ज़ैक्टली हाँ। ऑब्जर्वेशनली, एक्सपेरिमेंटली देखना बहुत आसान था। तो उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई डाउट नहीं था। या नहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट हाँ, हुँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट हाँ, बहुत मतलब उस वो इफ़ेक्ट ऐसा डिज़र्व करता है नोबेल नोबेल एग्ज़ैक्टली। प्राइज़। एग्ज़ैक्टली वो करता है उस टाइम पे जब अपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद प्लैंक के आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जस्ट उसके हुँ, थोड़े टाइम बाद दिया था, तो दैट इज़ डिज़र्विंग। बट मेरे माइंड में हमेशा से ये क्वेश्चन रहता है कि व्हाई नो नॉट नोबेल प्राइज़ फॉर जनरल रिलेटिविटी एंड स्पेशल रिलेटिविटी? हाँ, तो उस टाइम पे थोड़े वैसे रीज़न्स भी थे कि कोई मतलब काफ़ी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। पहली बार जब आइंस्टाइन अपना लेक्चर देने गए थे, तो वो हुँ। खुद नर्वस हो गए थे, क्योंकि क्वेश्चन्स पे क्वेश्चन आते जा रहे थे, क्वेश्चन्स पे प्रॉब्लम ये है क्वेश्चन्स कि आते जा रहे आर्थर थे। एडिंगटन के लाइक आपने जो सीरीज़ एक्सपेरिमेंट था, जो हाँ, ऑब्जर्वेशन किया था, वो भले ही प्रूव कर रहा था, बट एट द सेम टाइम एक और ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉमर था, वो कह रहा था कि रिलेटिविटी गलत है, जनरल रिलेटिविटी गलत है, राइट? तो बाद में फर्दर जाके वो प्रूव होता गया, लेकिन वो ऐसा टाइम था जब उसको लेके बहुत ज़्यादा श्योरिटी थी नहीं, उसके क्रेडिबिलिटी को लेके कि भई नोबेल प्राइज़ मिलने लायक जितना साइंटिफिकली प्रूवन है कि नहीं है, तो उसके ऊपर एक डाउट था। तो एक एक बहुत ही मेजर रीज़न वो भी प्ले करता है। हाँ, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट थिंग इज़ कि थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स। थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स के ऊपर आपके क्या व्यूज़ हैं और क्या कैसे चीज़ें वर्क करती हैं? लाइक मिशियो काकू ने काफ़ी कुछ बोला है इसके ऊपर, बट काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे लोग डायरेक्टली बोल देते हैं कि दैट इज़ ओनली अ कॉन्स्पिरेसी। बट आज हम थोड़ा थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स तो को थोड़ा मैं अच्छे से समझना फिज़िसिस्ट चाहते सबीना हॉसेनफेंडर को कोट करूँगा जब वो मिचियो काकू से ही बात कर रही थी कि नो सीरियस फिज़िसिस्ट वर्क्स ऑन मल्टीवर्स। ठीक है? उन्होंने मिचियो काकू के मुँह पे बोला था ये चीज़, हैं। राइट? ओके, और ये सच है। इफ यू ओके। गो इनटू साइंटिफिक कम्युनिटी, बहुत लिमिटेड लोग होंगे जो मल्टीवर्स और इन सब पे काम कर रहे हैं। इनफैक्ट लोग नहीं पसंद करते इन सब पे इतना काम करना। ये थोड़ा फैंटेसीज़ और ये वाली चीज़ें ज़्यादा रहती हैं। हाँ, बट ठीक है, दैट मैं डज़न्ट समझ मीन रहा कि हूँ। मल्टीवर्स थ्योरी जो है वो साइंटिफिक नहीं हुँ, है। दैट इज साइंटिफिक, विच इज ट्रू। दैट्स व्हाई वो साइंटिफिक कम्युनिटी में एग्जिस्ट कर रहा है। जो थोड़े बहुत भी काम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दैट इज प्योर साइंटिफिक। बात ये आती है कि मल्टीवर्स थ्योरी कहाँ से आ रही है। इसको आने के काफी तरीके हैं। एक है ब्लैक होल एंट्रोपी से रिलेटेड, जो लेनर्ड सस्किंड ने उन लोगों ने काम किया था, होलोग्राफिक प्रिंसिपल पे काम किया था। वो मल्टीवर्स थ्योरी से ज्यादा थोड़ा होलोग्राफिक और इन सब के ऊपर है, लेकिन जो ओके, सबसे मेन है वो मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है। मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली ये कहता है कि जो डिसीजन हम लोग इस यूनिवर्स में नहीं ले रहे हैं, वो डिसीजन हम लोग किसी और यूनिवर्स में ले रहे हैं। तो बेसिकली हर एक चीज, हर एक चॉइस जो हम लोग, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स प्रोबेबिलिटी पे काम करती है, राइट? अगर मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूँ तो हमको तो ये लगेगा एग्ज़ैक्टली। कि हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। मैन्युअल इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि अगर इस वर्ल्ड में मेरे पास हेड्स आया है, सो देर विल बी अनदर यूनिवर्स जहां पर टेल्स आया होगा, राइट?
तो ये तो 2 यूनिवर्स हो गए। अब जस्ट इमेजिन प्रॉब्लम क्या है पता है मल्टीवर्स थ्योरी के साथ, कि ये चीज अप्लाई होती है फिर हर एक मूवमेंट के लिए, हर एक प्लैंक टाइम के लिए। हर एक प्लैंक टाइम में अलग अलग अल्टरनेट यूनिवर्स बनते जा रहे हैं, इन्फिनिट अल्टरनेट यूनिवर्स बनते जा रहे हैं। तो वो जो इन्फिनिट अल्टरनेट यूनिवर्स बनते जा रहे हैं बहुत ज्यादा ही है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत बिजार लगता है टू बी ट्रू। मतलब ऑब्वियसली रियलिटी कैन बी वेरी स्ट्रेंज, बट मैं Okay. पर्सनली मुझे थोड़ा सा वो चीज डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आती है। तो while it can be while it is scientific, while it can be true, क्वांटम मैकेनिक्स सपोर्ट कर रही है उस चीज को। वन अप्रोच ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, नॉट एंटायर क्वांटम मैकेनिक्स, वन अप्रोच ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इज सपोर्टिंग दैट। Yeah, बट exactly. मैं पर्सनली इतना फेवर में नहीं Hmm. हूँ। ऑब्वियसली कोई होगा तो मैं उससे आर्ग्यू नहीं करूंगा, बिकॉज देयर इज नो वे ऑफ नोइंग कि मैं सही I हूँ या वो गलत है। understand. Exactly. Okay. So this is all about multiverse. और बाकी मल्टीवर्स थ्योरी में काफी सारी चीजें हैं। कॉन्स्पिरेसी कहना भी, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कॉन्स्पिरेसी कहना एकदम गलत है, और ये भी नहीं कहूंगा कि हाँ कॉन्स्पिरेसी कहते हो, बिकॉज इट इज अ डिबेटेबल टॉपिक अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ। एंड नेक्स्ट थिंग, इन सब चीजों के बारे में काफी बात होती रहती है। अब जो टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा, बट आई गेस किस बारे में बात करनी चाहिए, लाइक टाइम ट्रेवल। टाइम ट्रेवल इज द थिंग बचपन से सुनते आ रहा हूँ मैं, लाइक काफी सारी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हैं इसके ऊपर। बट ये है कि स्टीफन हॉकिंस ने, आपको पता है, एक पार्टी रखी थी फॉर फ्यूचर ट्रेवलर, मतलब फ्यूचर से जो लोग आने वाले हैं, दीज थिंग्स। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट टाइम ट्रेवल? व्हाट इज द पहले तो नोशन ऑफ टाइम ट्रेवल हम योर लोग वे डिफाइन कर लेते हैं, टू राइट? टेक? टाइम ट्रेवल का मतलब है कि टाइम सबके लिए फ्लो कर रहा है। अगर हम लोग इस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि मैं फ्यूचर में जा पा रहा हूँ, इसका मतलब है मेरे लिए टाइम स्लो मूव कर रहा है बाकी कंपेयर टू अदर्स। अगर उसको हम लोग टाइम ट्रेवल की बात कर रहे हैं, तो हम लोग हर कोई टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, बिकॉज हर एक ऑब्जेक्ट का, हर एक पार्टिकल का एक रिलेटिव टाइम होता है उसके, क्योंकि वो मतलब जिस तरीके से टाइम प्रोग्रेस कर रहा है। तो हमारी जो बॉडी कलेक्टिवली है, क्योंकि वो एक ही सिस्टम का पार्ट है, एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही रहने वाले हैं, तो वो टाइम ट्रेवल ऑल द टाइम कर ही रहे हैं। अंतर ये है कि वो नोटिसेबल नहीं है। उसी को हम लोग लाइट की स्पीड के आसपास कर लो तो वो नोटिसेबल हो जाएगा। सो इफ वी आर डिफाइनिंग दिस एज टाइम ट्रेवल, तो टाइम ट्रेवल हर कोई कर रहा है, और इस डेफिनेशन के हिसाब से पास्ट में जाना पॉसिबल नहीं है, राइट? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम लोग टाइम ट्रेवल इसकी बात कर रहे हैं कि पास्ट में भी जा सकते हैं, फ्यूचर में भी जा सकते हैं। अगर मैं फ्यूचर में जा रहा हूं तो मेरा पास्ट सेल्फ मतलब इस टाइमलाइन से निकल के चला जाएगा। इसके अगर हम लोग अलग टाइमलाइंस की बात कर रहे हैं, जो कि जनरली मार्वल में किया जाता है, तो मार्वल और ये सब मूवीज में टाइम ट्रेवल का जो नोशन बनाया जाता है, इफ यू आर फॉलोइंग दैट नोशन, या फिर डोरेमोन में जो टाइम ट्रेवल का नोशन बताया जाता है, बाय द वे डोरेमोन का टाइम ट्रेवल मार्वल से बहुत अच्छा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ कॉजालिटी लूप। डोरेमोन कॉजालिटी लूप तो एटलीस्ट फॉलो करता है, मार्वल कॉजालिटी लूप तक फॉलो नहीं करते हैं, इतना बेसिक फिजिक्स फॉलो नहीं करते वो लोग। तो एनीवे, लाइक अगर हम लोग इस टाइम ट्रेवल के अप्रोच की बात करें, तो मेरा पर्सनली मानना है कि ये पॉसिबल नहीं है, राइट? टाइम को हम लोगों को थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। टाइम क्या है? एंट्रोपी है बेसिकली। एंट्रोपी मतलब कि चीज़ें जो सबसे मिनिस्कुल स्केल पे टाइम, प्लैंक टाइम पे जो चीज़ें रैंडमली मूव करती हैं, वो रैंडमनेस है टाइम। चीज़ों का मूवमेंट है टाइम, जो प्लैंक टाइम पे हो रहा है। अगर हम लोग ये डेफिनेशन फिजिक्स जो हमको प्रोवाइड कर रहा है, ये डेफिनेशन पे अप्रोच करेंगे, तो ये मार्वल और ये सब जो बता रहे हैं, वो टाइम ट्रैवल फिर पॉसिबल नहीं होना चाहिए। मे बी मैथमेटिकली कोई ऐसा तरीका ले आए, बट मैं अभी अवेयर नहीं उस चीज़ को लेकर। और जो हम लोग कॉन्क्रीटली बात करते हैं, स्पेशली कार्लो रोवेली की जो मैंने बुक पढ़ी हुई है, कार्लो रोवेली के जो मैंने लेक्चर देखे हुए हैं, और वो जो पर्सपेक्टिव देते हैं टाइम को लेकर, उसके हिसाब से तो ये पॉसिबल नहीं है। तो टाइम ट्रैवल के ऊपर मेरा सिंपल सा टेक है। हाँ, रिलेटिविटी के अंदर ही पास्ट में जाना एक पर्टिकुलर केस में बोला जाता है कि पॉसिबल हो सकता है, जो एक रोटेटिंग टाइप ऑफ ब्लैक होल होता है, जिसे हम लोग कर्व ब्लैक होल कहते हैं। कर्व ब्लैक होल रोटेट करते करते अपने आसपास स्पेस टाइम को भी ड्रैग करते हैं, उसको हम लोग अर्गो रीजन कहते हैं। बोला यह जाता है कि अर्गो रीजन में स्पेस और टाइम के कोऑर्डिनेट स्विच कर जाते हैं, तो उस केस में पास्ट में जाना थियोरेटिकली पॉसिबल है, क्योंकि वो रीजन भी लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा होता है। बट अगेन मैथमेटिकली ये चीज वर्क करती है, रियल में कितना किसी को नहीं पता है। लाइक जो चीज इंटरस्टेलर में हुई है, नहीं, इंटरस्टेलर में उन्होंने पर्टिकुलरली रोटेटिंग ब्लैक होल के ऊपर बात नहीं की थी। और प्लस उन्होंने जो इमेज
हाँ, और रोटेटिंग ब्लैक दूसरी होल के चीज़ बारे में बात उन्होंने नहीं की जो थी उसमें एग्ज़ैक्टली। इमेज दिखाई थी, वो मतलब जो तो फ़ोटो स दिखाई थी, हाँ, वो पर्टिकुलर इमेज तभी आती है जब हम लोग स्कॉशचाइल्ड ब्लैक गारगेंचुला। होल के बारे में बात करें। स्कॉशचाइल्ड ब्लैक होल एक मॉडल है ब्लैक होल का जो नॉन रोटेटिंग केस के लिए, स्टैटिक नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल। उसका हम लोग स्कॉशचाइल्ड एक पर्टिकुलर मॉडल स्कॉशचाइल्ड ब्लैक होल कहते हैं। तो हाँ, बाय डेफिनिशन ही फिर वो इमेज जो आ रही है वो स्कॉशचाइल्ड ब्लैक होल की आ रही है। तो वो कर्व ब्लैक होल की है ही नहीं। तो वो रोटेटिंग ब्लैक होल उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया वहाँ पर। ओके, ओके। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट बट ये भी है कि लाइक जो टाइम ट्रैवल होता है बेसिकली हम पास्ट में टाइम ट्रैवल करना दैट इज़ कि हमारे पास जो ग्रैंडफ़ादर हुँ, पैराडॉक्स होता है, यू नो अबाउट इट, कि उसकी वजह से भी हम टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते, तो डिफरेंट डिफरेंट पैराडॉक्स होते हैं। एक चीज़ और है कि हमारे पास जब कोई पैराडॉक्स आता है, कोई भी टाइप का पैराडॉक्स आता है, सो देयर इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ नहीं, दैट ज़रूरी नहीं पैराडॉक्स है। आई गेस। सो व्हाट हमेशा इज़ ज़रूरी द नहीं। नहीं, बहुत सारे सॉल्यूशन ऐसे ज़रूरी इनफैक्ट नहीं है? ज़्यादातर ऐसे पैराडॉक्स हैं जिनके कोई ओके, सॉल्यूशन नहीं है। मेजॉरिटी मुझे जो पता है उनके तो कोई सॉल्यूशंस है ही नहीं। ओके, हाँ। अच्छा। तो मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि किसी पैराडॉक्स का हमको सॉल्यूशन देखना एग्ज़िस्ट पड़ेगा करता ही हो। पैराडॉक्स फॉर्म कैसे होते हैं। किसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने या चलो साइंस की बात ओके, नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल पैराडॉक्स की बात करता हूँ। किसी पर्सन ने एक एक्सप्लेनेशन दिया कि ये चीज़ ऐसे होना चाहिए और फिर उसके ऊपर किसी ने या फिर उसी पर्सन ने किसी और ने आर्ग्यू किया कि अगर तुम ये करोगे तो ये तो फिर तो इसकी वजह से ये हो जाएगा, तो ये तो एक पैराडॉक्स हो गया, राइट? तो पैराडॉक्स आता है किसी चीज के सॉल्यूशन के या ऊपर एक प्रॉब्लम एग्ज़ैक्टली, उठाने से। अब क्योंकि अब वो पैराडॉक्स बन चुका है तो लोग उसको ओके, सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। अगर वो सॉल्व हो जाता है तो उस पैराडॉक्स का सॉल्यूशन आ गया। लेकिन जनरली पैराडॉक्स बनते ही ऐसे जिनके सॉल्यूशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट पैराडॉक्स के सॉल्यूशन होना होते ओके, होंगे लेकिन बहुत मुश्किल होता है। हम्म, ओके, ओके। दिस इज़ ऑल अबाउट थिंग्स दैट आर लाइक टाइम ट्रैवल जैसी थिंग्स क्या होती हैं, कैसे होती हैं? हमने काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ सुनी हैं टाइम ट्रैवल को लेकर के, काफ़ी सारी मूवीज़ देखते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव कि हम हम्म। पैराडॉक्स को किस तरीके से लेते हैं। अब जो नेक्स्ट थिंग मैं पूछना चाहता हूँ दैट इज़ कि इफ समवन इज़ रियली इनटू एस्ट्रोफिजिक्स, रियली इनटू फिजिक्स, तो व्हाट आर द सोर्सेज़ और व्हाट आर द बुक्स, बुक्स तो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स हैं, और व्हाट व्हाट आर द सोर्सेज़ जिससे कि हम एस्ट्रोफिजिक्स में और अच्छे से डीप नॉलेज ले सकते हैं, लाइक फ्रॉम बिगिनर लेवल टू एडवांस ओके, लेवल? बात ये है कि बिगनर लेवल पे भी मुझे एक अजम्पशन लेना पड़ेगा कि कौन सा बिगनर लेवल, क्योंकि बिगनर लेवल तो मतलब 10th हाँ, क्लास भी हो एग्ज़ैक्ट सकता है, 12th क्लास भी हो सकता है, तो वो हाँ, उस मेरा आंसर चेंज हो जाएगा। ना आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 10th-12th, 10th-12th की बात नहीं कर रहा मैं, लाइक आप मान लीजिए 12th के बाद की बात कर रहा हूँ। क्योंकि 12th तक हम ऐसे होते हैं कि हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। ये चीज़ हम उस टाइम पे चाहे जितना सोचे कि हाँ, हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं, बट एग्ज़ैक्टली हमें कुछ समझ में आ नहीं रहा हुँ। होता है कि क्या कैसे वर्क कर रहा है। हाँ, मैं एक्स्ट्रा हाँ, ऑर्डिनरी एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा, मैं हाँ, हाँ, एक नहीं। जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ। तो हम बैचलर्स की बात करें कि जब हम अपने बैचलर्स में एंटर होते हैं, तो तो एस्ट्रोफिजिक्स क्या में आने से पहले सबसे पहले हो फंडामेंटल मतलब फिजिक्स के चीज़? जो टॉपिक्स है वो बहुत क्लियर होने चाहिए। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो गया, क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, नॉर्मल ये मतलब क्वांटम मैकेनिक्स, और इन सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो ये करने के लिए मेरी जो पर्सनल फेवरेट बुक है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, वो तो फेनमैन लेक्चर ऑन फिजिक्स है। मैंने तो वही पढ़ा था कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। उसके बाद फिर अब तुम न्यूमेरिकल्स करने के लिए, वो सब करने के लिए अलग-अलग बुक्स आती हैं। मैं अभी तो नाम भूल गया, बैचलर्स के टाइम वो सारी बुक रेफर करता था अलग-अलग। तो जो भी सब्जेक्ट मैटर, तो बट बेसिकली मेरा अप्रोच ये है कि पहले तो जो बेसिक फिजिक्स के टॉपिक्स हैं उनको एकदम स्ट्रांग बना लो, बिकॉज़ वो क्लियर नहीं होंगे तो आगे तो कुछ नहीं होने वाला फिर। एक बार क्लासिकल मैकेनिक्स क्लियर हो जाए, उसमें फिर एडवांस मैकेनिक्स करना ज़रूरी है। एडवांस मैकेनिक्स करें जिसमें हम लोग फिर लाग्रांजियन, हैमिल्टोनियन ये सारी चीज़ें सॉल्व करते हैं। हम लोग स्मॉल ऑसिलेशन की बात या करते हैं जिसमें हम एग्ज़ैक्टली। लोग स्मॉल हुँ, ऑसिलेशन में डबल पेंडुलम कैसे मूव कर रहा है, उसका chaotic मोशन निकालते हैं। तो ये सारे एडवांस मैकेनिक्स आ हाँ, जाते हैं, एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स। हुँ, तो एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स इन सब चीज़ों के ऊपर ग्रास्प होना बहुत ज़रूरी है। एक बार ये सारी चीज़ें हो गई, फिर देन यू कैन स्टार्ट स्टडिंग। अभी मैं सिर्फ एस्ट्रोफिजिक्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं क्वांटम मैकेनिक्स की इतनी बात नहीं करूँगा। उसके बाद यू कैन स्टडी टेंसर, मैथमेटिक्स में टेंसर आता है। टेंसर अब ये इसके लिए कंसिडरिंग कि एडवांस मैकेनिक्स पर रखा है जो जनरल बुक है उससे, एट दिस पॉइंट यू कैन रिफर बुक्स लाइक, जैसे कि लाइक हॉब्सन बुक हो गई। हॉब्सन बहुत फेमस है जनरल रिलेटिविटी के लिए। ग्रेविटी नाम की बुक है, वो बहुत फेमस है। तो ऐसे बहुत सारी जीआर की जनरल रिलेटिविटी की बुक्स है, एक दो नहीं है, बहुत सारी है। कॉस्मोलॉजी किसी को डीप में स्टडी करना है तो मुखानो है। मुखानो बहुत ही अच्छी है, वो बहुत फंडामेंटल लेवल से लेकर जाती है। तो हॉब्सन और ये सारी बुक्स का टेंसर के बेसिक से, टेंसर बेसिक थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, लेकिन वो फिर उस टेंसर से बिल्ड करते करते पूरा जनरल रिलेटिविटी को स्टार्टिंग से लेके पूरा एडवांस तक पूरा बिल्ड करती है।
तो एस्ट्रोफिजिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जनरल रिलेटिविटी होती है, तो उसके लिए हॉब्सन फॉलो करना है। फिर अब तुम्हारे रिसर्च एरिया के ऊपर डिपेंड ओके, करता है, पार्टिकल फिजिक्स के लिए अलग बुक होगी, किसी को हैवी आयन में जाना है उसके लिए अलग बुक होगी, किसी को क्या प्योर क्यूसीडी पे काम करना है उसके लिए अलग बुक होगी। तो फिर वो सब्जेक्ट मैटर के ऊपर डिपेंड करने लग जाता है। तो लेकिन बेसिकली जनरल रिलेटिविटी के लिए तो हॉब्सन जैसी बुक्स अच्छी ओके, होती है। ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट कि आप कौन सी बुक्स फॉलो करिए तो आप लाइक फिजिक्स के वर्ल्ड में आ सकते हैं, लाइक दीज आर द थिंग्स। बाकी मेरे हिसाब से जो एसेंशियल रीडिंग्स आपके सिलेबस में ऑलरेडी दी रहती है, मैं अपने ड्यू की बात कर रहा हूँ, उसमें एसेंशियल रीडिंग्स दी रहती हैं कि आप कौन सी बुक्स पढ़िए, जिसमें आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गई आपकी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म वगैरह आप पढ़ते हैं। तो एक किताब है डीजे ग्रिफिथ्स, भैया आपको भी पता ही होगा, दैट दैट बुक इज रियली अमेजिंग किताब है, वो बहुत अच्छी बुक है। क्वांटम मैकेनिक्स में डीजे ग्रिफिथ्स इज लाइक गॉड एट हिज टाइम। अभी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बुक है वो, लाइक हमारे टीचर काफी ज्यादा करते हैं। दीज आर द बुक्स दैट यू फॉलो अबाउट फिजिक्स। आई गेस मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने पूछ लिए हैं जो भी मेरे माइंड में क्वेश्चंस थे। आपकी तरफ से अगर कोई चीजें हो तो आप बता सकते हैं, लाइक आपको लगता है कि दीज थिंग्स आर, क्योंकि फिजिक्स देखिए आप ऐसी चीज है ना कि मैं अब इन चीजों पे डिस्कस करूंगा तो टॉपिक्स हैं, मतलब हैं टॉपिक्स, इतने सारे टॉपिक्स हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को ऐसे चूज नहीं कर सकता। मैंने वो टॉपिक्स पूछे हैं जो मुझे लगता था कि हाँ मुझे भी जानना है उसके बारे में काफी ज्यादा। हम्म। दैट्स द पॉइंट। बाकी आप अपनी तरफ से अगर आपको कोई टॉपिक्स हो तो आप बताइए, लाइक जिसके बारे में आपने ऐसे रिसेंटली देखा हो, जो भी एज आपको सच लगता बताने का तो कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो मैं कॉमन मैसेज देना चाहूँगा वो अवेयरनेस अबाउट द मिस इन्फॉर्मेशन बोलूँगा, राइट? क्योंकि ये चीज़ मैं जनरली अपने हर पॉडकास्ट में बोलता ही हूँ है। हाँ, कि अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है साइंटिफिक कम्युनिटी में वो है मिस इन्फॉर्मेशन की। मिस इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से फैलता है, और मिस इन्फॉर्मेशन तब फैलता है जब वो लोग जो साइंस को नहीं समझते वो साइंस को कम्युनिकेट करने का ट्राई करते हैं, राइट? सो टू नाइस। इंश्योर दैट यू आर नॉट कंज्यूमिंग द रॉन्ग कंटेंट, यू जस्ट हैव टू आस्क योर सेल्फ कि क्या मैं जिस पर्सन से कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, क्या उसका कंटेंट वेल रिसर्च्ड है? क्या अगर मैं उससे उसका रेफरेंस मांगूँ तो क्या वो दे सकता है? क्या वो अपनी एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है? इफ़ यस, देन फॉलो दैट पर्सन, उसकी कंटेंट कंज्यूम करो। इफ़ नो, देन मत करो, राइट? कई बार क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी रहता है, जैसे कि आई विल होल्ड मोर credibility than a person who is studying in school, but then a professor of physics who has PhDs and multiple postdoc will hold more credibility than me. तो ये फिर एजुकेशन के हिसाब से भी क्रेडिबिलिटी वाला फैक्टर आ जाता है, तो वो चीज़ भी देखना ज़रूरी है। ऑब्वियसली मैं खुद बोलूँगा कि एक लाइक प्रॉपर कार्लो रोवेली जैसे अगर कोई इंसान बोल रहा है, बहुत बड़ा नाम बोल दिया मैंने, लेकिन अगर ऐसे कोई इंसान बोल रहे हैं, सो आई विल डेफिनेटली से कि या ये मुझसे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी होल्ड करेंगे। तो वो भी एक अप्रोच हो जाता है फिर। तो मैं बेसिकली मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर बोलना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली। ट्राई टू इंश्योर डोंट कंज्यूम कंटेंट फ्रॉम सच थिंग्स। पॉइंट ये है कि आप कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं तो एक बार उसे क्रॉस चेक जरूर करिए, भले ही वो इंटरनेट से करिए या किसी भी जगह से करिए, एक क्रेडिबल वेबसाइट से करिए, एक ऐसी वेबसाइट जो कि हाँ, क्योंकि काफी सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आपको मिस इन्फॉर्मेशन देने के लिए भरी पड़ी हैं। जैसे आज एक शेयर किया ही था। तो दैट इज द पॉइंट। और सेकंड थिंग ये है कि मैंने शेयर किया था आपके साथ, लाइक वो आइंस्टाइन को गलत प्रूव करना चाह रहा था। मतलब मैं पहली बार देखा तो मैंने सोचा कि हाँ ऐसा क्या हो गया, लाइक मुझे ये कहाँ मिला होगा, सोचिए लिंक्डइन पे मिला था मुझे। लिंक्डइन एक ऐसी जगह जहाँ पर लाइक इतना ज्यादा वो होता है कि इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन, वहां पर मुझे ये मिला था और लोगों ने लाइक किया था। दैट्स वाई मुझे लगा कि क्या है ऐसा, बट देख के मैं समझ गया था, फिर मैंने इसीलिए आपके साथ शेयर किया। सो दैट इज द पॉइंट। हाँ, मिस इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, आपने देखा होगा काफी सारे लोग हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आज से लाइक मैं दे सकता हूँ 4 साल पहले मैं जब 12th में था तो मैं काफी सारे साइंस रिलेटेड वीडियोस देखता था। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं आपको बाद में अलग से बताऊंगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, बट ही इज द पर्सन जो कि काफी सारी ऐसे साइंस की वीडियोस बनाता था, एडिटिंग ऊपर लेवल की करता था। मैं सोचता था कि इसकी सारी चीजें सही थी, बट व्हेन आई पास आउट फ्रॉम 12th, जब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ तो मैंने एक चीज नोटिस की, जो लेटेस्ट वीडियो थी उसकी, उसने ग्रेविटी वगैरह के बारे में बात किया था और मैंने कहा कि व्हाट द हेल इज दिस, लाइक उसने डायरेक्टली चीजों को काफी ज्यादा गलत तरीके से बताया था। तो दैट इज द थिंग कि आप जब कोई चीज देखिए तो उसे एक बार कहीं से लाइक वैलिडेट करा लीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को सही कर लीजिए, क्योंकि अगर एक मिस इन्फॉर्मेशन आई तो वो एक दूसरी मिस इन्फॉर्मेशन को जन्म देगी, फिर उससे एक और मिस इन्फॉर्मेशन आएगी। तो दैट इज द थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आज का सेशन ये लाइक काफी ज्यादा अच्छा सेशन था, लाइक रियली फिजिक्स
से रिलेटेड था, और भी हम आगे इस तरह के सेशंस करते रहेंगे अगर मौका मिला, बिल्कुल बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप कभी दिल्ली आइए तो दिल्ली में हम मौका मिला तो साथ में बिल्कुल पॉडकास्ट बिल्कुल। करेंगे, दैट इज थिंग दिल्ली कि मेरा हम इन फ्यूचर जनरली आना करेंगे। प्लान होगा दिल्ली में तो। ओके। हाँ, नहीं आप एक बार आए थे जब वहाँ पे हाँ हाँ हाँ। स्टैंड अप करने आए थे कहाँ पे, तो मैं था कि मेरा हम्म, प्लान था कि मैं आऊँगा, बट कॉलेज वगैरह के इतना वो रहता है हाँ कि मैं समझ इतना रहा हूँ। दूर आ नहीं पाया। सो इन फ्यूचर टाइम डेफिनेटली। मिलता है तो बिल्कुल। सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉलेज जो कि आपको मिली, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी के बारे में आज हमने बात करी, और आई गेस आप सभी को पसंद भी आया होगा। सो पहले 2 एपिसोड के बाद ये एपिसोड काफ़ी अलग था। आगे भी ऐसे एपिसोड्स आते रहेंगे साइंस से रिलेटेड, रैशनैलिटी से रिलेटेड। वो थिंकिंग जो कि सुपरस्टिशंस वगैरह से काफ़ी दूर है। हमारा जो मेन मोटिव है वो यही है कि आज के टाइम में जो यूथ भी इस बीमारी से परेशान है, दैट इज़ कि सुपरस्टिशंस, और मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। सो हमारा यही मोटिव है कि हम इन सब चीज़ों को दूर करें, एंड आई होप कि मैं किसी को वो कह सकते हैं कि फोर्स नहीं कर सकता, बट मैं अपना एक ट्राई कर सकता हूँ, और वही ट्राई मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। आज भैया के साथ ये पॉडकास्ट करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। भैया आपकी तरफ से भी कुछ लास्ट वर्ड जो आप देना चाहते हैं ऑडियंस को, देते हैं और फिर एंड कोई करते हैं इस ऐसा नहीं है, पॉडकास्ट को। बस मिस इन्फॉर्मेशन से दूर रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे। या एग्जैक्टली, सावधान रहे, सतर्क रहे। तो तब तक इतना ही। पिछले 2 एपिसोड्स को भी जाकर चेकआउट करो। स्पॉटिफाई पर भी ये पॉडकास्ट अपलोड हो जाएगा, तो तुम इसे एज अ वॉइस भी सुन सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए, क्योंकि यहाँ तक आना, अगर तुम यहाँ तक आए हो इसका मतलब कि तुम अपनी लाइफ में पक्का कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करोगे। तो तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, एंड थैंक यू।